नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज सूर्य ग्रहण प्रभाव के तीसरे भाग के साथ। प्रिय दर्शकों, हमारी एक बृहद चर्चा जारी है। जन्म कुंडली में राहु के साथ जब किसी भी ग्रह की युति हो तो वो किस प्रकार से प्रभावित हमें करेगा। क्या हर बार बुरा प्रभाव ही देगा या कुछ अच्छा प्रभाव भी उससे निकल करके आएगा। और इस क्रम में हम ग्रहों के राजा सूर्य की चर्चा कर रहे हैं। सूर्य के साथ राहु हो तो कैसा प्रभाव बनेगा, लग्न से लेकर षष्ठ भाव तक इन भावों में ग्रहण योग कैसा प्रभाव देने वाला है, कहां अच्छा कहां बुरा, इसकी चर्चा हमारी हो गई है। अब हम आगे चलते हैं और आज चर्चा करेंगे सप्तम भाव की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का ये जो सप्तम भाव है ये हमारे दाम्पत्य का भाव है, ये हमारे पार्टनर का भाव है। ये भाव ठीक हमारे लग्न के सामने होता है, यानी लग्न अर्थात हमारा व्यक्तित्व। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य ग्रहण योग का बनना किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। इससे कोई लाभ नहीं, इससे केवल नुकसान ही देखा जा सकेगा। इसके पीछे के तर्कों को पहले समझिए। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य का होना ही ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य लग्न में होते हैं, ये पूर्व दिशा है, तो ये श्रेष्ठ प्रभावी होते हैं। सप्तम पश्चिम में ये अस्त की स्थिति, कालपुरुष की कुंडली में 7 नंबर में तुला राशि, जहां सूर्य नीच के समान प्रभाव देने वाले बन जाते हैं। और ऐसे सूर्य जब राहु के साथ युति में आएंगे तो ये जातक के जीवन काल में नाना प्रकार के विघ्न, परेशानी, समस्याओं को जन्म देने वाले होंगे। फिर इस अवस्था में जातक का दाम्पत्य जीवन कभी भी चैन से नहीं रह सकेगा। जातक के दाम्पत्य जीवन में सदैव परेशानी बनी रहेगी। जातक उद्विग्न अवस्था में होना, बात बात पर गुस्सा करना, क्रोध उसको बहुत जल्दी आएगी। फलतः जहां उसका दाम्पत्य कमजोर होगा वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी होती रहेगी। सूर्य यहां स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों या शत्रु राशि में, लगभग परिस्थिति एक जैसी ही उत्पन्न होगी। अब सवाल उठता है कि मान लिया जाए कि सूर्य सिंह राशि में बैठे हैं, सूर्य यहां पर मेष राशि में बैठे हैं, तो क्या कुछ शुभ प्रभाव आएगा? मैं समझता हूं कि मेरे अनुभव में जितनी भी जन्म कुंडलियां ऐसी आई जहां सप्तम भाव में सूर्य स्वराशि या उच्च राशि के हैं, वहां जातक का जो जीवन साथी है, पुरुष या स्त्री, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, वो निसंदेह किसी पद पर है, या धनु राशि में है, कुंभ में भी है। तो जातक का जो जीवन साथी है वो या तो पद पर हो या स्वभाव से थोड़ा अड़ियल हो। ध्यान से सुनिए कि सिंह राशि में, उच्च राशि मेष राशि में, धनु या कुंभ में जीवन साथी या तो किसी उच्च पद पर है, किसी नौकरी में या किसी पद पर, या अड़ियल स्वभाव का, घर में वर्चस्व सिर्फ उसी का चलता है। मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं। स्त्री है तो उसके पति का यह स्वभाव है, और पति है तो उसके स्त्री का यह स्वभाव है। फलतः यहां भी दाम्पत्य को बहुत सुखद नहीं कहा जाएगा, बहुत सुखद दाम्पत्य, क्योंकि जब एक ही का मत चल रहा हो, किसी और की वहां न सुनी जा रही हो, तो उसे सुखद दाम्पत्य जीवन तो हम नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति में अगर इस भाव में सूर्य ग्रहण बना हुआ है तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत नहीं अच्छा कहा जाएगा। ऐसे जातक का अगर कोई व्यापारिक पार्टनर हो तो वो पार्टनर भी गाहे बगाहे जब समय मिले धोखा देने का ही काम करेगा। तो आप एक बात तो तय जान लीजिए कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में ग्रहण योग को हम किसी भी प्रकार से, चाहे वो किसी तरह से सूर्य स्थिति में हो, श्रेष्ठ फल प्रदायक नहीं कहेंगे। अब बारी आती है अष्टम की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का ये जो अष्टम भाव है ये मृत्यु का भाव है, लेकिन आयु का भाव भी यही है। गुप्त विद्याओं का, जितने भी गुप्त रहस्य हैं, गुप्त विषय है, उन सभी गुप्त चीजों का, गुह्य चीजों का यही भाव है। देखा जाए तो अष्टम भाव में पापक ग्रह के रूप में राहु का होना कोई बुरा नहीं कहा जा सकेगा, लेकिन
सूर्य की अगर हम चर्चा करें तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अष्टम में सूर्य का होना भी बहुत बुरा नहीं है, इनको अष्टम का दोष नहीं होगा। लेकिन अगर अष्टम भाव में ग्रहण योग बन जाए तो क्या हम इसे श्रेष्ठ फल के रूप में देखेंगे? तो यहां पर अगर मैं अपने अनुभव की चर्चा करूं तो अष्टम में ग्रहण को मैं बहुत खराब तो नहीं देखा, बहुत अच्छा भी नहीं देखा। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं। इसका इतना ही मतलब है कि इसका बीचों बीच का प्रभाव है, क्योंकि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में केतु को कारक कहा गया है। तो जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में केतु होंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि राहु अष्टम में ही होंगे। अष्टमस्थ राहु सूर्य के साथ ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उत्पन्न नहीं करते, स्वास्थ्य में कमोबेश परेशानी उत्पन्न करते रहते हैं और डर रहता है ऐसे जातक को हार्ट से संबंधित परेशानी उसके जीवन काल में आ जाए। कुछ तो अच्छाई होगी है, ऐसे जातकों को जीवन काल में आकस्मिक धन लाभ होता रहता है। ऐसा जातक शासन और प्रशासन से भी अपने जुगाड़, अपनी बुद्धिमत्ता से धन निकाल लेता है। लेकिन कुछ कमियां भी होती होंगी, उसके पहले हमें जानना होगा। मान लिया जाए कि चूंकि अष्टम भाव के बारे में तो हमें पता है कि यहां पर किसी शुभ भाव का स्वामी, जैसे मान लेते हैं कि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कर्मेश बनकर के अष्टम में बैठे हों, सुखेश बनकर के अष्टम में बैठे हों, सप्तमेश बनकर के अष्टम में बैठे हों, पंचमेश बनकर के या धनेश बनकर के अष्टम में बैठे हों, या लग्नेश ही बनकर के अष्टम में बैठे हों, तब तो क्या तब भी बुरा नहीं होगा? जैसा मैंने कहा कि सूर्य के अष्टम में ग्रहण योग होने के कारण मैं प्रभाव को बीचों बीच का कहूंगा, न बहुत अच्छा न बहुत खराब, परंतु ये किसी विशेष भाव के स्वामी बने हुए, जिन भावों की भी मैंने चर्चा किया, तो इन भावों के स्वामी बनकर के अगर अष्टम में जाकर के ग्रहण से ग्रसित होकर के बैठे हैं तो क्या तब भी प्रभाव बुरा नहीं होगा? जवाब है जी, तब बुरा प्रभाव होने की संभावना बनेगी। अब जैसे लग्नेश बनकर के अष्टम में बैठे हों, ग्रहण लगे, तो जाहिर सी बात है जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो कहीं ना कहीं अशांत, उद्विग्न चित्त, उसका मन कहीं शांत न रहता हो, पिता के साथ हमेशा उसके मतभेद, पिता और उसके विचारों में सदैव विरोधाभास, वो सदैव अड़ियल प्रवृत्ति का अपनी ही बात का धुन रटे जा रहा है। धनेश बनकर के अष्टम में बैठे हो तब ये धन प्रदायक तो होंगे, लेकिन समझ लीजिए कि पैतृक संपत्ति है तो उसमें दिक्कत। ऐसा जातक व्यर्थ की चीजों पर धन बर्बाद करेगा, वाणी उसकी कड़वी होगी, कई बार अपनी ही बातों को सत्य या झूठ, या यूं कहें कि झूठ बोल करके अपनी ही बातों में वो फंस जाएगा, तो इसके चलते समाज में उसकी छवि खराब होगी। अब मान लिया जाए कि सुखेश बने सूर्य अगर राहु के साथ अष्टम में बैठे हो तब उस अवस्था में भी परेशानी है, और तब जातक के जीवन काल में घर में कलह का वातावरण, मां के सुखों में कमी इत्यादि परेशानी। घर में कलह तो हो, जातक के स्वयं के गृह निर्माण में थोड़ी बाधा हो, थोड़ी, इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा नहीं होगी, थोड़ी बाधा हो, या बनने में ही दिक्कत हो, हर दिन अड़ंगे लग जाए। कई बार ऐसी स्थिति मैंने देखी कि धन है परंतु वो जातक घर नहीं बना पा रहा है, उसके पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो आसानी से घर बना ले, लेकिन बना नहीं पा रहा है। तो ये अड़चन, ये बाधा, ये विघ्न उत्पन्न हो रहा है। और वहीं पंचमेश बने सूर्य अगर अष्टम में चले जाएं तो ये भी कहीं ना कहीं परेशानी है, संतान के सुखों में कमी, या संतान को दिक्कत, या यूं कहे कि संतान से दिक्कत। संतान का तो ये सुख है, संतान के लिए हो सकता है पिता माता के द्वारा चीजें उपलब्ध हों, परंतु संतान के कारण जातक को थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी, थोड़ी दिक्कत आए, या संतान होने में ही थोड़ी दिक्कत आए यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पंचम पर नहीं है, विशेषकर देवगुरु इत्यादि की, और गुरु भी कहीं पीड़ित हो, तब तो संतान होने में भी मुसीबत आएगी। मान लीजिए कि सप्तमेश बने सूर्य जाकर के अष्टम में बैठ जाएं और राहु के साथ हो, तो ये दाम्पत्य में परेशानी, ससुराल पक्ष से मतभेद, ससुराल पक्ष से मतैक्य हो ही नहीं पाएगा, यहां परेशानी बनी रहेगी। तो सूर्य ग्रहण अगर अष्टम में बना हुआ है तो ये कष्टप्रद है। कर्मेश बनकर के अष्टम में जाकर के बैठ जाएं तो ये भी परेशानी है। कार्य क्षेत्र में निरंतर कोई ना कोई परेशानी, उच्चाधिकारियों से संबंध खराब, आपकी चुगली करने वाला कोई ना कोई बना ही रहेगा, आप अच्छा करेंगे क्रेडिट किसी और को दिया जाएगा, यानी ये परेशानी आपके साथ लगी रहेगी। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता को कार्यक्षेत्र में परेशानी, पिता के साथ मतभेद इत्यादि बना रहेगा। गौर करिए कि मैंने कुछ भावों को छोड़ दिया है, इसका यह मतलब होता है कि उन भावों के पति बनकर के सूर्य अगर अष्टम में हो तो विशेष एक कष्टप्रद नहीं है।
अब भाग्येश बनकर के भी अष्टम में सूर्य ग्रहण में राहु के साथ हो तो मुझे कोई विशेष दिक्कत तकलीफ दिखाई नहीं पड़ती है। अब यहां पर एक बात तो तय हुआ कि अगर सूर्य उच्च राशि में हुए, स्वराशि के हुए, धनु या कुंभ में हुए तो क्या कुछ लाभ है? हाँ, कुछ लाभ तो है। परेशानी जितनी मैंने गिनाई है, अगर किसी भाव के स्वामी भी होकर के उच्च के होकर के आके बैठते हैं तो कष्ट तो होगा, स्वराशि के भी होकर के बैठते हैं तो अष्टमेश होकर के अष्टम में बैठे हैं तो ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि ये आयु की वृद्धि ही करने वाले होंगे, आयु में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी जातक को जीवन काल में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं मित्र राशि या मित्र नक्षत्र इत्यादि में हो तब थोड़ी परेशानी में कम हो। जैसा आप एक बात अगर आप मुझसे पूछें कि आप अष्टम में सूर्य के ग्रहण में होने का क्या फलाफल कहेंगे, तो मेरा एक ही जवाब निकलेगा कि बीचों बीच का, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। क्योंकि इसके पीछे तर्क है कि राहु भी अष्टम में पाप ग्रह है, अष्टम में इनका होना कोई बुरा नहीं है, और विशेष करके सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता। अब यह बहुत विचारणीय विषय रहेगा कि किस भाव के स्वामी बनकर के अष्टम में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, और जिसकी राशि में बैठे हैं उस राशिपति के साथ इनका संबंध कैसा है। इस पर अगर ये सारी चीजें नेगेटिव हैं तो सीधी सी बात है कि अष्टम का प्रभाव जो सूर्य ग्रहण का निकल करके आएगा वो कतई अच्छा नहीं होगा। वहां केवल और केवल हम बुरे प्रभाव की चर्चा करेंगे। फिर स्वास्थ्य से लेकर के, पिता के साथ संबंध से लेकर के, समाज में उसके मान पद प्रतिष्ठा को लेकर के हर जगह पर नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा। और अगर ये सूर्य अच्छी स्थिति में है, मित्र राशि में है, और ऐसे किसी तीसरे के स्वामी होकर के छठवें के स्वामी बनकर के आकर के बैठे हैं, यानी विपरीत योग बना हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं यह ग्रहण हमें रिजल्ट देने वाला होगा। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। भाग्य भाव, इस भाव में विचार करना है। प्रिय दर्शकों, सूर्य का जन्म कुंडली के नवम भाव में होना श्रेष्ठ है, क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य कारक होते हैं। परंतु सूर्य राहु के साथ बैठेंगे तो कुछ परेशानियां, कुछ बुराइयां और बहुत कुछ अच्छाइयां कैसे हो सकती हैं, पहले हमें जानना होगा। सूर्य तृतीय में अच्छा ही फल देने वाले कहे जाएंगे, क्योंकि शौर्य योग की तरह योग बना देते हैं। सूर्य की दृष्टि जब यहां पर पड़ती है तो जातक सूरवीर होता है, शौर्य वाला होता है। राहु पराक्रम में अत्यंत कारक होते हैं, तो अपने कारक भाव पर दृष्टि डाल रहा ग्रह अच्छा फल देने वाला होता है, उस भाव के बल को बलि करने वाला होता है। तो यहां सूर्य राहु की युति तृतीय को बलि करेगा। अब वो स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की, उसके पराक्रम में वृद्धि तो होगी, परंतु कमी है यहां भी कि उसके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं कहे जाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध का खराब होना तय है। अब हम आ जाते हैं पुनः नवम भाव पर। नवम में ग्रहण हो तो क्या होगा। अब पहले हमें यह जानना चाहिए कि सूर्य, मान लीजिए कि किसी भी भाव के स्वामी होकर के बैठे हों, स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, धनुराशि के हों या कुंभ के हों, तो जन्म कुंडली के नवम भाव में पहले तो ये अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेंगे, शुभ फल मिलेगा इनका। एक दूसरा, यहां पर बैठे सूर्य यदि स्वराशि के राहु के साथ आ जाते हैं तो हमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, ये अच्छा फल प्रदायक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बैठे सूर्य उच्च राशि में राहु के साथ आ जाते हैं तो भी जातक महान भाग्यवान होगा, भाग्य में कहीं कोई कमी नहीं। क्या कुछ कमी है? यहां पर बैठे सूर्य राहु के साथ हो तो जातक धार्मिक आडंबर करने वाला होगा, अर्थात उसके धर्म के जो क्षेत्र हैं वो दिखावे के हैं। वो जिस तरह के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करेगा समाज के सम्मुख, उसमें खोखलापन है, वो पूरी तरह से सत्य प्रदर्शन नहीं कर रहा है। अर्थात वो जो आत्मविश्वास समाज को दिखा रहा है उतना आत्मविश्वास उसके पास नहीं है, ये दिखावे का है, छलावा है। दूसरा, यहां पर बैठे सूर्य राहु के साथ है तो बुराई है, जातक के पिता को कष्ट, जातक के पिता के साथ संबंध खराब होना, जातक के पिता से सदैव बात बात पर विवाद हो जाना, जातक का पिता और जातक का मतैक्य न होना, जातक के बॉस के साथ सदैव कार्यक्षेत्र में समस्या उत्पन्न होना, बॉस के साथ बेवजह किसी न किसी बात पर समस्या हो। हालांकि यहां एक कमाल की बात है कि अगर सूर्य उच्च राशि में है, सूर्य पंचम स्वराशि में है, सूर्य नवम अर्थात धनु में, एकादश यानी कुंभ में है, या नक्षत्र बल से बली है, अंश बल से बली, मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक पिता से लड़े तो, बॉस से लड़े तो, अंत में अपनी ही बात रख करके जीतेगा, दोनों से जीतेगा, बॉस से भी जीतेगा, पिता से भी जीतेगा। कार्य क्षेत्र में उसको बॉस के चलते हो सकता है थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन हारेगा नहीं, अंत में जीतेगा वही, ये प्लस है।
अब हम पुनः एक बार विचार करें कि यहां पर सूर्य राहु की युति से नुकसान है कितना। अगर आप भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, या यूं कहूं कि सूर्य और राहु की युति जन्म कुंडली के नवम भाव में श्रेष्ठ फल प्रदायक है। अब एक तर्क और भी है कि मान लिया जाए कि यहां सूर्य और राहु की युति है और यह कुंभ राशि है। एक उदाहरण से, मैंने कुंभ में अच्छा कहा इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, बाकी के तो मकर राशि में भी मैं बता सकता था, लेकिन कुंभ में सूर्य राहु की युति है, कुंभ राशि है, और मान लिया जाए कि शनिदेव नीच राशि में बैठे हैं, तब क्या होगा? तब प्रभाव बुरा हो जाएगा, क्योंकि राहु तब क्या होता है कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठा है उसके समान स्वरूप बनाएगा, जिसकी राशि में बैठा है उसके समान स्वरूप बना लेगा, और जिस ग्रह के साथ बैठा है उसके समान फल देने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जबकि सूर्य शनि नीच राशि में है, राहु नीच के समान स्वरूप बना लेगा, और ऐसा सूर्य जितने भी सूर्य से संबंधित चीजें हैं उसको तो कमी कर देगा। अब ऐसे जातक का आडंबर, ढोंग, दिखावा धर्म के मामले में, क्योंकि धर्म का भाव है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। पिता के साथ संबंध बहुत ज्यादा खराब होंगे। उस अवस्था में पिता का वो सम्मान नहीं करेगा, बात बात पर उनका अपमान करेगा। राहु के साथ हमेशा इस बात को भी देखना है कि वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के पति की स्थिति क्या है। भाव अधिष्ठित राशिपति को बिना देखे राहु का प्रभाव हम नहीं कह सकते। चूंकि सूर्य के साथ हम ग्रहण की चर्चा कर रहे हैं, ये तो सत्य है कि केवल राहु की क्यों, अगर कुंभ राशि है और सूर्य शनि नीच राशि में बैठे हैं तो सूर्य का भी प्रभाव कमजोर हो जाएगा। क्योंकि ज्योतिष का ये तथ्य और तर्क आपको मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि जिस भाव में कोई ग्रह बैठा है उस भाव अधिष्ठित राशि का स्वामी पीड़ित अवस्था में है, नीच राशि में है, तो फिर ये ग्रह लाख मजबूत स्थिति में दिख रहा हो, शुभ फल प्रदायक नहीं होगा। बल्कि मैं यहां तक उदाहरण दिया था कि मान लिया जाए कि देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, वो कर्क राशि में बैठे हैं, परंतु चंद्रमा नीच राशि में बैठे हैं, तो देव गुरु उच्च राशि में भी होकर के उतना शुभ फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। जातक जब अपनी कुंडली को देखेगा तो कहेगा मेरे गुरु तो उच्च के हैं, लेकिन उसके चंद्रमा बहुत खराब हैं, इसलिए गुरु शुभ फल प्रदान नहीं कर पा रहे। तो ये तो सभी ग्रहों के लिए है, राहु और केतु के लिए विशेष रूप से है। लेकिन मैं इतना तय कर देता हूं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव में सूर्य और राहु के होने से कोई विशेष परेशानी नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो समाज में जातक का नाम वर्चस्व बनेगा। ऐसा जातक राजनीति से अगर जुड़े तो वहां भी नाम मान सम्मान बना लेगा। सफलता धन के मामले में भी वो सब कुछ हासिल करेगा। मैं यूं कह सकता हूं कि उठना बैठना कुछ ऐसे लोगों के साथ उसका हो कि वो समाज में शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। आज हम लोगों ने 3 भावों की चर्चा की। तीनों में से सप्तम में बिल्कुल सूर्य राहु की युति को कहीं किसी तरीके से भी ठीक नहीं कहा जा सकता। अष्टम में ठीक ठीक बीचों बीच रखिए, नवम में ठीक है, श्रेष्ठ फल प्रदायक है। कुछ पॉइंटों में कमियां मैंने गिना दी है कि कहां कहां दिक्कत आ सकती है, बाकी कोई विशेष दिक्कत नहीं। अब 3 ऐसे मुख्य भाव बचे हैं, दशम, एकादश, द्वादश। इनमें कैसा प्रभाव होने वाला है ग्रहण का, इसकी चर्चा हम अगले सप्ताह में करेंगे। तो आशा करता हूं ये विषय, आप जाहिर सी बात है इसको कम ही लोग समझेंगे, जिनको जरूरत हो, जिनकी कुंडली में हो वही देखेंगे, लेकिन मेरी राय तो यही है, ये विषय समझने का है। अगर आपको ज्योतिष में दिलचस्पी है तो आप समझने का प्रयत्न करिए, खुद से मंथन करिए। ये तो मैं सामान्य कुछ तथ्य और तर्क रख रहा हूं, आप अपने से मंथन करिए और देखिए कि अगर ये योग कहीं है, किसी की कुंडली में है, आपके घर के बच्चे इत्यादि में, तो कैसा प्रभाव आ रहा है। आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।